अब हम लोग शुरू करें अपनी क्लास। तो क्लास में हमें क्या शुरू करना है, आज हम लोगों को वाक्य शुद्धिकरण का अभ्यास करना है और इसके अभ्यास में कुछ मैं प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, तो उनके बारे में आप लोगों को बताना है। अब दिमाग चलाओ जल्दी से आप लोग। पहला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, उपरोक्त वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरण क्या होगा। अब मत कहना कि मैम आपने कराया नहीं या हमको होगा नहीं। मैंने आप लोगों को काल कराया है, याद है? तो याद करो वो दिन जिस दिन आपने काल पढ़ा था। तो यहाँ पर वाक्य दिया है अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, और रहा है आपको पता है यह कौन सा वाक्य है, कौन से काल का है? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। रहा है, रही है, रहे हैं, ये मैंने आपको बताया। इसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। लेकिन आपको इस वाक्य को किस में बदलना है? सामान्य भविष्य काल में बदलना है। तो सामान्य भविष्य काल में बदलने के लिए आपको क्या करना है? उसकी सहायक क्रिया, अंतिम सहायक क्रिया देखनी है कि कौन सा है। तो हमें सामान्य वर्तमान के लिए गा, गी, गे चाहिए। क्या चाहिए? सामान्य भविष्य काल के लिए क्या चाहिए? गा, गी, गे। तो हम उस वाक्य को खोजेंगे जहां पे ये हमें लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, तो यहाँ था आ गया, तो था की वजह से ये कट जाएगा, ठीक है। फिर अभ्युदय पाठशाला जाएगा, तो यहाँ पे गा मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब ये हो सकता है। फिर हम आगे जाएंगे, अभ्युदय शायद पाठशाला जाए, तो शायद आने की वजह से ये क्या हो गया है? गलत हो गया है, क्योंकि संभाव्य को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे भी गा आ रहा है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर क्या है? या है, या होगा। तो आपको पता है कि या होगा किसको दिखाता है? भूतकाल को। और भूतकाल में कौन सा? संदिग्ध। तो ये किसको दिखा रहा है? भूतकाल को दिखा रहा है, संदिग्ध को। तो ये भी कट गया। हमारा उत्तर क्या हो गया? अभ्युदय पाठशाला जाएगा, ये हो गया भविष्य का, ठीक है। तो ये उत्तर क्या हो गया? बी। तो क्या बताया आप लोगों ने? बी। बहुत सुंदर। चलो नंबर 2 करेंगे। नंबर 2 हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 2, जल्दी से आपको बताना है, संप्रदान कारक का बहुवचन रूप। संप्रदान कारक का बहुवचन रूप किस विकल्प में मौजूद है? अब आपको ये पता है संप्रदान हमारा क्या है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है विकल्प क्या दिया है। हमारे पर, हम में, हमारे लिए, हमारे द्वारा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा संप्रदान क्या है, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है। तो हम कहते हैं संप्रदान के लिए। तो संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। तो आपको के लिए वाला खोजना है। यहाँ पे क्या दे? हमारे पर कट जाएगा, हम में ये कट जाएगा, हमारे द्वारा ये कट जाएगा। उत्तर मिल गया आपको, हमारे लिए। बात बहुवचन और एकवचन की तब होती जब हम इसमें गौर करते, जब ये होता एक और अगर इसके साथ लिखा होता मेरे लिए। क्या लिखा होता? मेरे लिए, ठीक है। तो ये हो जाता एक वचन, ये हो गया एक वचन, ठीक है। और जो हमारे लिए दिया ये हो गया बहुवचन। ये क्या हो गया? बहुवचन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 कहता है, निम्न वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानिए, ठीक है। अब आपको पहचानना है क्या है। घर में घी पीसा गया। क्या दिया हुआ है? घर में घी पीसा गया। अब इसमें आपको बताना है, ये कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है। ये आपको बताना है कि क्या हुआ है। पीसा, घर में घी गया।
तो गलत प्रयोग किस में, आपको ये बताना, ये जो वाक्य दिया है ना, घर में घी पीसा गया, वो कौन सा शब्द है जो गलत दिया गया है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि पीसा हुआ गलत है कि घी तो पीसा नहीं जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, इसका उत्तर क्या बता रहे हैं आप लोग? कह रहे हैं ए। नहीं बेटा, इसका उत्तर पता है क्या है? इसका उत्तर है सी। अब आपका दिमाग एकदम से खुजली कर रहा होगा, मैम सी कैसे हो जाएगा? तो याद रखना, प्रश्न में एग्जामिनर ने आपको कहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा, तो क्या पीसा ये द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा तो यहाँ पर घी है, तो फिर इसका मतलब घी के स्थान पर कुछ आना चाहिए। यहाँ घी गलत है, यहाँ घी का प्रयोग गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए था? इस घी के स्थान पर होना चाहिए था गेहूं। क्या होना चाहिए था? गेहूं। तब हमारा ये सही हो जाता वाक्य, घर में गेहूं पीसा गया, गेहूं ही तो पीसा जाता है और द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। समझ गए ना? तो इस तरह से ये गलती होती है हमसे, हमें प्रश्न में वो दे रहा है, अब बच्चे इसका उत्तर लगा के आए, पीसा 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 पीसा, कि पीसा नहीं गया, घर में घी निकाला गया, बनाया गया, ऐसा सोच रहे हैं अपने दिमाग में। बात समझ में आ गई आपको? तो बहुत सावधानी से, और इतना सोचने का वक्त नहीं होगा आपके पास, तो दिमाग फिरकनी की तरह घूमना चाहिए। फिरकनी की तरह नहीं, चाचा चौधरी की तरह तेज चलना चाहिए। चलो आगे देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हमारा, कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? यहाँ पे बताना है। अब देखो, फिर से इसने पहले बता दिया है, प्रश्न पढ़ लो पहले। कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा? इसका मतलब ये है कि वो विशेषण से बनी हुई होनी चाहिए भाववाचक संज्ञा, और वो उसमें त्रुटि है। तो यानी यहाँ पर विशेषण से बनी हुई सारी भाववाचक संज्ञा है, और एक विकल्प में ऐसी संज्ञा है जो विशेषण से नहीं बनी है, या विशेषण नहीं है, वो मतलब वो संज्ञा नहीं है, ऐसा विकल्प आपको खोजना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ शब्द दिया है चतुरा, मीठा, दुर्बला। यहाँ शब्द दिया है गर्मी, सर्दी, नरमी, लड़कपन, मित्रता, बुढ़ापा, ममत्व, अपनापन, निकटता। तो आप ध्यान दीजिएगा, ममत्व, अपनापन, निकटता, ये तीनों भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, सही हैं। लड़कापन, मित्रता, बुढ़ापा, तीनों भाववाचक संज्ञा हैं, मतलब सही हैं। ठीक है, गर्मी, सर्दी, नरमी, ये क्या है? तीनों भाववाचक संज्ञा हैं, एकदम से सही हैं। अब यहाँ पे शब्द दिया, चतुरा दिया है, मीठा दिया है, दुर्बला दिया है। देखो, मीठा क्या है? अपने आप में विशेषण होता है, मिठास भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, और चतुर शब्द होता है, चतुराई भाववाचक बनेगा। तो यानी इसमें ना तो चतुराई नहीं दिया है, मीठा नहीं दिया है, तो यही कट गया, और यही त्रुटि वाला है, और त्रुटि वाला ही आपका उत्तर है। बात समझ में आ गई? तो 4 का क्या है? ए। ऐसे मत लिखो खाली ABCD, प्रश्न संख्या लिखा करो। ठीक है, प्रश्न संख्या लिख कर बताओ। प्रश्न अगला है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आपको बताना है, अनु बहुत सुंदर लड़की है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द है बहुत। ये क्या है? एक प्रविशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। जल्दी बता दीजिए, एकदम देखते ही आपको याद आ गया होगा, मैंने पढ़ाया है आपको सारी चीज। ये सब आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, आया है, और आप ये समझ सकते हैं कि जो आया हुआ होता है उसी के जैसा आगे आता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैं जैसे बता देती हूँ, लड़की जो शब्द है ये क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। इसकी विशेषता बता रहा है सुंदर, तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। ये क्या है? विशेषण। ठीक है, और सुंदर भी कैसा? बहुत। तो ये यहाँ पर बहुत जो है वो सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? वो प्रविशेषण कहलाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका?
प्रविशेषण हो जाएगा। और ये जो संज्ञा है यही विशेष्य कहलाएगी, क्योंकि इसी की क्या बनाई गई है, विशेषता। तो उत्तर क्या हो जाएगा 5 का, प्रविशेषण। ठीक है, उत्तर क्या हो गया 5 का ए। ठीक है, नंबर 6, प्रश्न संख्या 6 है। आपके सामने अशुद्ध वाक्य दिया है, आपको इसका शुद्ध वाक्य बनाना है। ठीक है, वाक्य दिया है आपका सधन्यवाद सहित पत्र मिला, इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर स और यहाँ पर सहित दोनों का ही प्रयोग इसमें गलत है। तो शुद्ध वाक्य कैसे बनेगा कि आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद पत्र मिला। अब ये सधन्यवाद या धन्यवाद सहित नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पत्र का नाम होता है धन्यवाद पत्र। ठीक है, तो ये धन्यवाद पत्र की बात कर रहा है, ना तो इसमें स लगेगा ना तो सहित लगेगा। समझ में आ गई बात। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या वो कौन सा था, ये प्रश्न हमारा था 6। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। अब ये कह रहा है क्रिया विशेषण से संबंध रखता है, वो बताना है। अब जिस वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण आया होगा वो बताना है। हो सकता है आंधी आए, विश्व का कल्याण हो, डाकिया आता होगा, बुशरा यहाँ आ रही है। अब इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण। अब देखो इस तरह का वाक्य आएगा, दिमाग घूम जाता है। आपको देखना है हो सकता है ये क्रिया को दिखा रहा है, ठीक है, ये संभावना को व्यक्त कर रहा है। आंधी ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा कर्ता हो गया। आए क्रिया, इसमें कहीं पे भी क्रिया विशेषण नहीं है। विश्व का कल्याण हो ये क्रिया है और ये कर्म है। ठीक है, मतलब ये संबंध है, सॉरी संबंध कारक है। ये डाकिया आता होगा ये कर्ता है और आता होगा ये क्रिया को दिखा दिया, इसमें कहीं पे भी नहीं आया। अब इसके बाद बुशरा, अब ये बुशरा किसी का नाम है। ठीक है, यहाँ आ रही है, तो यहाँ पे आ रही है ये तो क्रिया हो गई, और जो बुशरा है कर्ता हो गया। अब ये यहाँ क्या है, ये स्थान को बता रहा है, यानी क्रिया जहाँ होने वाली है उस स्थान को बता रहा है। तो क्रिया जहाँ होने वाली है उस स्थान को बताने वाला क्या कहलाता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या समझाया था मैंने आप लोगों को, तो एकदम से आपको याद आ गया होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। दिया है वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, मेरे पर कृपा करो, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। और आपको अशुद्ध बताना है, क्या होगा इसमें से। देखो वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है। कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, ये वाक्य शुद्ध है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, मेरे पर कृपा करो, मेरे पर नहीं। ठीक है, क्या होगा, मुझ पर। क्या होगा, मुझ पर कृपा करो। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, सी हो गया, इसमें गलती है। मनाली अत्यंत सुंदर शहर है, ये वाक्य भी सही है। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो गया, सी हो गया इसका। बात समझ में आ गई आप लोगों को। हाँ, चलो आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है अशुद्ध वाक्य अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, इसको क्या करना है, शुद्ध बनाना है। ये तो हमें पता ही है कि अशुद्ध है। अब ये बीच बीच में मैं आप लोगों से अशुद्ध वाक्य जो है ये क्यों बनवाया है, ये मैंने इसलिए बनवाया है क्योंकि वाक्य में अशुद्ध पूछा जाता है ताकि आप वाक्य की पहचान कर सकें। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान देना है। अब ऐसा वाक्य आपके सामने आ गया तो क्या दिमाग लगाएंगे, अधिकांश दिया है, देखो अधिकांश शब्द गलत होगा, विद्यार्थी के साथ अधिकांश शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, अधिकतम, अधिकतर भी नहीं, अधिकतम। अधिकतम विद्यार्थी शांत रहे,
ठीक है, सब में से हम देख रहे हैं तो अधिकतम का प्रयोग यहां पर हम करेंगे। इस तरह से वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। नंबर 10 आता है आपका, प्रश्न संख्या 10। उसे यहां आने के लिए बोल दो, उसे यहां आने के लिए बोल दो। फिर आगे कह रहा है उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब इसने आपको पहले ही बता दिया कि त्रुटि किस में है, क्रिया में है। बस आपको क्रिया से संबंधित त्रुटि पहचाननी है। तो उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, तो बोल देना ये अनुचित है, मतलब उचित नहीं है। इसकी जगह क्या होना चाहिए कि उसे यहाँ आने के लिए कह देना, ठीक है, उसे कहना होगा, ठीक है। तो बोलना नहीं है, बोलना क्या होता है, सामने बोलना होता है। लेकिन जब होता है कि उसे जाके ये कह दो, तो मतलब वो क्या करेगा, ये आज्ञा दी जा रही है उस समय कि तुम्हें वहां जाके ये बात कहनी है। तो बोलना क्या होता है, सामने मुंह पे। तो अब क्योंकि वो जाके बोलेगा तो इसीलिए क्या है, कहना आएगा। तो हमको पता है उसे यहाँ आने के लिए बता दो, ये भी गलत हो जाएगा। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ये दिया हुआ है। उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो, ये गलत है। तो उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ठीक है, ये आएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या हो गया, इसका सी हो गया। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। रघु ने निकिता को मिठाई दी, ठीक है। फिर आगे दिया है मैं बचपन में वहां जाता था। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते और बैल और बकरी घास चरते हैं। और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। तो अब आपको इसमें से पहचानना है कि कौन सा होगा। तो देखो बहुत बारीकी सी है, अब आप बहुत देर तक उलझते रह जाते हैं कि कौन सा सही हो सकता है। तो आप देखेंगे रघु ने निकिता को मिठाई दी, वाक्य में कोई अशुद्धि नजर नहीं आ रही। आगे पढ़ेंगे मैं बचपन में वहां जाता था, इसमें भी कोई अशुद्धि नहीं नजर आ रही। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, ये गलत है। कर सकते नहीं, कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति है, एक वचन। तो फिर इसकी क्रिया भी किसके अनुसार होगी, एक वचन होनी चाहिए। तो वाक्य में अशुद्धि कहाँ है, सी में है, यही हमारा विकल्प हो गया। हमने पढ़ा ना नियम में कि कर्ता के अनुसार ही हमारा क्या होगी, क्रिया होगी। कर्ता जैसा होगा वैसे ही हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन तो क्रिया बहुवचन। यहाँ पे कर्ता एक वचन आया है तो इसलिए क्रिया क्या होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्न में से शुद्धतम वाक्य का चयन करिए। इसने हमको बता दिया त्रुटि किससे संबंधित है, कारक से संबंधित त्रुटि है। अब वाक्य देखेंगे हम। राहुल ने सभी मित्रों के पास कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों से कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई और राहुल ने सभी मित्रों के साथ कहानी सुनाई। अब हम यहाँ देखेंगे कि जब हम ये वाक्य पढ़ रहे हैं तो राहुल ने सभी मित्रों में कहानी सुनाई, ये जो में है इसका प्रयोग क्या है, गलत है यहाँ पर। तो इसी के स्थान पर हमको क्या रखना चाहिए, तो देखो यहाँ पे मित्रों के पास कहानी सुनाई, ये गलत हो जाएगा। मित्रों से कहानी सुनाई, ये गलत हो जाएगा। मित्रों के साथ कहानी सुनाई, ये गलत हो जाएगा। तो मित्रों को कहानी सुनाई ये सही है, क्योंकि किसको सुनाई ये कहानी, मित्रों को। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को। 12 का सी। चलो अब आगे देखो प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 दिया अशुद्ध वाक्य आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूंगा। तो यहाँ पे क्या दिया है वाक्य,
आप कभी भी आओ, मैं आपसे मिलूंगा। अब बताओ इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, इसका शुद्ध क्या होगा? दिमाग दौड़ाओ। यहाँ पे करता है आप, ठीक है, और आओ ये क्रिया, इसकी क्रिया इसके अनुसार नहीं है, तो आपके अनुसार इसकी क्रिया होनी चाहिए। क्या? आप कभी भी आइए, आप कभी भी आइए, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, आप कभी भी आइए, मैं आपसे मिलूंगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वाक्य इस तरह से शुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। ये हमें बताना है। अब वाक्य वो बताना है जिसमें त्रुटि है। क्या कह रहा है? आदमी वहीं तक जाता है वहां तक जाने की उसकी क्षमता हो। ठीक है, अब इसी में से आपको त्रुटि बतानी है कि कहाँ है त्रुटि इसमें। तो आपको पता चलेगा, ये कह रहा है कि आदमी वहीं तक जाता है जहां तक उसके जाने की क्षमता हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वहां तक, तो वहां तक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके स्थान पर? जहां तक। ये वहां तक गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए? जहां तक, ये शुद्ध होगा। तो बस इसका उत्तर वही है जिसमें जहां की जगह क्या लिखा है? वहां। तो बी है इसका उत्तर, वहां जाने तक। यही त्रुटि वाला भाग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कहता है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। वाक्य को शुद्ध करना है, तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे वाक्य को शुद्ध। वे जब वाराणसी आए। ठीक है, और इसे भी हम और शुद्ध लिखेंगे। तो क्रिया में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें आए इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो अपने साथ कई मित्रों को ले आए। अपने साथ कई मित्रों को ले आए। ठीक है, इस तरह ले गए नहीं, ले गए होना चाहिए कि जब वे वाराणसी गए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए, तो ऐसे होना चाहिए। लेकिन आगे हमारा आए लिखा है तो फिर वहां पे ले आए ना साथ में, इस तरह से आएगा। तो वाक्य में ये अशुद्धि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है और काम को देखकर भयभीत होता है। अब इस वाक्य में आपको त्रुटि बतानी है कि त्रुटि कहाँ पे है। तो यहाँ पे दिया है, कर्म भीरु मनुष्य काम करने को डरता है या काम करने में डरता है? काम करने में डरता है, ये होना चाहिए। ठीक है, को नहीं होगा। और काम को देखकर भयभीत होता है, तो काम करने में डरता है और काम को देखकर क्या होता है? भयभीत होता है। तो ये हमारा इसमें होना चाहिए। तो अब जहाँ पर भी ये काम करने को दिख रहा है वही हमारा उत्तर है। तो यहाँ दिया है काम करने को डरता है, तो डी हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी में त्रुटि है, यहाँ पे ही त्रुटि है, यही गलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। 16 का डी है। चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। अब ये कह रहा है, प्रतिभा की माँ इस समय
छोटे बच्चा को कहानी सुना रही है। तो इसमें बताना है कि कहाँ पे गलती है। तो अब हमें पता चलता है प्रतिभा की माँ इस समय छोटे बच्चा, यहाँ पे छोटे लिखा है, यहाँ बच्चा, इसके साथ को कारक चिन्ह आया है तो इस पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चा शब्द नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बच्चे को। क्या होगा? बच्चे को। तो इस समय छोटे बच्चे को कहानी सुना रही है। अब भले ही बच्चा एक है, लेकिन कारक चिन्ह के कारण इसमें परिवर्तन आ रहा है। बच्चा का क्या हो रहा है? बच्चे हो रहा है। क्यों हो रहा है? निर्विभक्ति रूप में नहीं है, अब वो इसके साथ क्या आ रहा है? सविभक्ति रूप आ रहा है। और सविभक्ति रूप आने में पुल्लिंग आकारांत एकारांत में बदल जाता है। ये मैंने बताया था कि एक वचन उसका बदल जाता है। तो यहाँ पर यही होगा। तो इसलिए जो उत्तर है वो हमारा क्या है? बी है। ठीक है, बी हमारा उत्तर है। तो क्या बताया आप लोगों ने? 17 का बी, बिल्कुल बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है अशुद्ध वाक्य अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो क्या हम करेंगे इस वाक्य को? तो लिखिए, शुद्ध कैसे लिखेंगे? अपने माता पिता, अपने माता पिता की सेवा करनी, करना नहीं, करनी, क्योंकि सेवा है, सेवा स्त्रीलिंग है, तो करनी चाहिए। तो क्रिया भी हमारी वही होगी। ठीक है, तो करनी चाहिए, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध बनाना है। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। तो इसमें क्या अशुद्धि है? तो देखो, अशुद्धि ये है कि वापस और लौट दोनों शब्द का एक साथ प्रयोग नहीं होगा, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद सन्यासी, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस आए या लौट आए, वापस आए या सन्यासी, दूसरा बनाएंगे लौट आए। ठीक है, दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस आए या थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। ठीक है, चलो अगला शब्द है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। हमारे देश में बहुत सारे नदियां परमात्मा की देन हैं। तो इसमें क्या अशुद्धि हो गई? तो बहुत सारे नदियां, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? हमारे देश में। कैसे सही करेंगे हम? हमारे, इसमें जो गलती है वो कहाँ है? सारे नदियां, यहाँ गलती है ना। तो हमारे देश में, हमारे देश में बहुत सारी, बहुत सारी नदियां, बहुत सारी नदियां परमात्मा की देन हैं, परमात्मा की देन हैं। ठीक है, तो ये आ गया। आगे वाक्य देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है? दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, वह भाग हमें ज्ञात करना है जिसमें क्या है? कोई त्रुटि है। अब देखो क्या त्रुटि है। वन में पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छा शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। तो क्या है यहाँ पे? अब क्योंकि शासन व्यवस्था की बात हो रही है, तो शासन व्यवस्था क्या है? स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे क्या दिया है उसके लिए? विशेषण पुल्लिंग दिया है, अच्छा शासन व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि वन में पशुओं को ऐसा लगा कि उन्हें भी एक अच्छी शासन व्यवस्था की जरूरत है। क्या होना चाहिए? अच्छी शासन व्यवस्था की
व्यवस्था अपनानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो गलती है वो किस में है, अच्छा में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यही इसका उत्तर है। समझ गए? तो क्या लिखा आप लोगों ने? अच्छी शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही, बढ़िया। आगे देखो प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, हमें लिखना है अशुद्ध वाक्य जिसे हमें शुद्ध करना है। अशुद्ध वाक्य क्या है? अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल की है, ये हमें वाक्य दिया हुआ है। अब देखो इसे कैसे शुद्ध करना है। तो अब हम इसे शुद्ध करेंगे। यहाँ ध्यान देना, जब ये बहुवचन है तो विश्वविद्यालय भी क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ यहाँ कारक चिन्ह आ रहा है, तो जब कारक चिन्ह आ जाता है तब पुल्लिंग संज्ञा बहुवचन कैसे बनती है, ओ या यों के माध्यम से। तो इसमें क्या लगना चाहिए, ओ लगना चाहिए, विश्वविद्यालयों, इस तरह से। तो इसमें यहाँ पे त्रुटि है, तो हम इसी को सुधारेंगे। अनेक विश्वविद्यालयों अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। तो इस तरह से हम इसको शुद्ध करेंगे, सही करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य क्या दिया है? किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती है। तो किसी का आचरण वायु के झोंके से हिल नहीं सकती है। तो आप बताना है इसमें कि क्या होगा, इसमें क्या मतलब अशुद्धि है। तो यहाँ पे हमें देखना है किसी का आचरण वायु के झोंके, ठीक है, तो वायु के झोंके से हिल नहीं सकता। क्या आएगा? सकती नहीं, क्या आएगा? सकता। क्योंकि जो आचरण हो गया, आचरण के लिए नहीं आया है यहाँ पे कि किसी का आचरण। अब ये जो आचरण है ये हमारा क्या है? ये हमारा है एक वचन, ठीक है, और पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। तो हमें ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को नियम बताया था जिस समय हम कर्ता और क्रिया का संबंध पढ़ रहे थे कि कर्ता जिस लिंग वचन में होगा उसकी क्रिया उस लिंग वचन में होगी। तो यहाँ पे हमारा जब कर्ता है, आचरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर शक्ति जो लिखा है ये गलत हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सकता है। क्या आ जाएगा? सकता है, ये होना चाहिए, ये सही होगा। तो जिसमें है किस, कहाँ पे? सी में है शक्ति, यही हमारा क्या है? त्रुटि वाला स्थान है। तो ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। फिर से बताना है किस भाग में त्रुटि है। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। तो ये वाक्य आपको बताना है, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इनमें से किस वाक्य के अंदर त्रुटि है जो आपको बतानी है। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर बताइए आप लोग। मैंने आप लोगों को अभी तक सारी चीज़ें पहले बताई हैं, मैं चाहती हूँ कि इसका आप दिमाग लगाएं कि इसमें त्रुटि हमारी कहाँ है, किस पॉइंट पर त्रुटि है, ये आप मुझे बताएं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या होगा। तो कह रहे हैं 24 का सी है। 24 के सी में क्या गलती है? ये तो बेटा ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में मतलब आपने देख लिया, आपको ये बताना है इसमें आखिर गलती किस चीज़ की है, ठीक है, ये बताना है। को 24 को दिए को, स्कूल को, हाँ देखो बिल्कुल ये बात ध्यान रखनी है, स्कूल को कहना गलत हो जाएगा,
क्योंकि ये स्कूल जो है किसको दिखाता है, ये स्थान को दिखाता है, और स्थान को दिखाने वाला जो कारक है वो हमारा क्या होता है, वो अधिकरण कारक होता है। वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक का जो कारक चिन्ह है वो में और पर होता है। क्या होता है, में और पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आवश्यकता नहीं है हमें को लगाने की, ठीक है, को लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए जो हमारा वाक्य है वो क्या होगा, वाक्य में इस को का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इस तरह से ये वाक्य हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ये हमें ध्यान देना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है दिए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। दिया है साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव का साहित्य की दीवार खड़ी होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि त्रुटि कहाँ है। अब जब हम वाक्य पढ़ते हैं साहित्य की नींव का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, तो क्या होना चाहिए, इसी नींव पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इसी नींव का, तो ये गलती हो गई। अब ये कहाँ पे है हमारा, देख लो, इसी नींव का, तो यहाँ पे दिया है डी, हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे त्रुटि है हमारी। तो बात समझ में आई आप लोगों को? चलो, समझ में आ गया? में होगा, स्कूल में जा रहा है नहीं होगा। ये में क्यों लिख रहे हो, में बता रहे हो कि में होगा, में नहीं होगा ना, यहाँ पे होगा कि इस नींव में साहित्य की दीवार खड़ी होती है। ठीक है, चलो आगे बताओ। नंबर 26, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आपको बताना है। वाक्य दिया हुआ है यहाँ पे, वह तस्करी करते पकड़ा गया। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि अशुद्धि कहाँ पे है, ये देखना है। वह तस्करी करते पकड़ा गया, तो आप कहेंगे वह तस्करी करते हुए पकड़ा गया, ये होना चाहिए। नहीं, इस वाक्य में बताना है कि वहाँ पे क्या है, कौन से किस शब्द में है अधिकतर। तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो तस्करी शब्द है इसकी वर्तनी अशुद्धि है। क्या है इसकी वर्तनी अशुद्धि, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसकी वर्तनी कैसे लिखी जाएगी, तो तस्करी ये होता है। ठीक है, इसमें तालु श नहीं आएगा, इसमें दंत स आएगा, तस्करी। ठीक है, चलो, वर्तनी से संबंधित अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न संख्या 27, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आगे बताएंगे, देखेंगे, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकती हैं और न राष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब वाक्य पढ़ते हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकती हैं लिखेंगे या बढ़ सकता है करेंगे, तो क्या करेंगे, न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब, और ना ही राष्ट्र। ठीक है, तो इसमें कहाँ पे गलती हो गई, जहाँ पे आगे बढ़ सकती हैं लिखा हुआ है उसी में गलती है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है, अशुद्ध वाक्य है, तमाम देश भर में ये बात फैल गई, आपको इसे क्या करना है, शुद्ध करना है। तो देखो, तमाम और भर दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा। किस तरह से सही होगा, तमाम देश में, तमाम देश में ये बात, तमाम देश में ये बात नहीं, यह बात। ठीक है, जब एक है, अगर फैल गई कहा है, तो तमाम देश में यह बात फैल गई, ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, फैल गई। जब, और इसको इस तरह से शुद्ध करेंगे, लिख तो दोनों तरह से रख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये ज्यादा सही तरीका है। दूसरा तरीका, देश भर में, क्या होगा दूसरा तरीका, देश भर में
यह बात, देश भर में यह बात फैल गई। देखो मैंने फैली लिख दिया यहाँ पर, फैल गई। ठीक है, सही कर लो। बात समझ में आ गई आपको? तो दोनों तरीके, यानी इस तरीके से भी इसको शुद्ध करेंगे, इस तरीके से भी शुद्ध करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है, निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो यहाँ पे निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है, तो इसमें क्या है, निंदा की उद्गम नहीं, निंदा का उद्गम, निंदा का उद्गम। ठीक है, निंदा का उद्गम निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। ठीक है, तो ये की जो है इसमें ये गलत हो जाएगा, तो उत्तर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया। कोई त्रुटि नहीं है, इनमें से कौन सा लगाना है? तो ये भी बहुत आसान है, आप आराम से पहचान सकते हैं। बसंत के आगमन से ही, शीत की कोप नहीं, शीत का कोप अदृश्य हो गया। तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा, बी। जो कोप है ये क्या है, ये पुल्लिंग है। ये क्या है, ये पुल्लिंग। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया है कि जो कारक चिन्ह का, की, के किसके आधार पर लगेगा, संबंधी के आधार पर। संबंधी जिस लिंग वचन का होगा, यहाँ का, की, के भी उसी लिंग वचन में आएगा। ये बताया था ना वाक्य शुद्धिकरण करते समय। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि शीत की कोप, कोप क्या है, एक वचन पुल्लिंग है, तो इसलिए का आएगा यहाँ पर, एक वचन पुल्लिंग। समझ गए? और यहाँ पे कुछ और ऐसा होता जो स्त्रीलिंग होता तब आता की। समझ गए? चलो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो नहीं है चुनना है। अब देखेंगे, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या शब्द दिया है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो गुरुजनों पर नहीं, गुरुजन में श्रद्धा रखनी चाहिए। ना तो ओ का प्रयोग करेंगे ना पर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गुरुजन में श्रद्धा रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा। ये हमने पढ़ा ही था कि श्रद्धा रखी जाती है। ठीक है, में रखते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई। तो क्या है, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए दिया है शब्द। अब इसमें क्या होगा, इसमें त्रुटि है, किसी में त्रुटि नहीं है, ये बताना है। तो देखो, पिता ने, यहाँ पे शब्द क्या आ गया, ने कारक चिन्ह। ठीक है, बच्चों को इसके साथ आ गया कारक चिन्ह। अब यहाँ पे क्या है, जलेबियां, ये इसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, ये क्या है, हमारा कर्म। तो जो हमारी क्रिया है वो इसके अनुसार होनी चाहिए। खिलाए, खिलाए होगा या खिलाई, जलेबी के हिसाब से होना चाहिए। तो क्या होगा, खिलाई। क्या होना चाहिए, खिलाई। ठीक है, तो जलेबियां खिलाई। अब यहाँ पर खिलाए है तो इसी में क्या है, अशुद्धि है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दे रहा है, यदि आप अपनी और अपनी परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ठीक है,
तो अब यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कि कौन सी त्रुटि है। त्रुटि वाला वाक्य आपको बताना है। ये यहाँ पे जो ये, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस तरह से ये वाक्य आ रहे हैं आपके, इसी तरह से वाक्य आएंगे। और मैंने जो इससे पहले शुरुआत में आपके व्याकरण संबंधित जो आए थे वाक्य, उसी तरह के, तो एक एक वाक्य लिया है आपके हर टॉपिक से कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आएगा। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि हमें कौन सा प्रश्न आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या लिख के लिखा करो बेटा। प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं इसमें बी, और अपनी परिवार की, बिल्कुल सही बात है। अब परिवार शब्द आया है ना, परिवार तो पुल्लिंग है, तो फिर इसके साथ भी तो ये संबंध कारक ही है ना। ये क्या है, संबंध कारक कौन सा है हमारा, इसमें सार्वनामिक वो लग रहा है हमारा, नानी ने। ठीक है, संबंध कारक, तो इसमें भी इसी के अनुसार बनेगा। हमें पता है जो परिवार शब्द है वो हमारा क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, परिवार शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो जब ये पुल्लिंग है तो जो हमारा ना, नी और ने जो आता है, और पुल्लिंग में भी ये क्या है कि यहाँ पे आ रहा है कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह की वजह से ना के स्थान पर क्या आएगा, ने आएगा। तो अपनी नहीं, क्या आएगा, अपने। क्या आएगा, अपने। इसका प्रयोग होगा कि यदि आप अपनी और अपने परिवार की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आप लोग होशियार बच्चे हो गए हो अब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, प्रश्न संख्या 34 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। इस वाक्य को शुद्ध करना है, अगर ऐसे आएगा, डाकुओं की मंडली, डाकुओं के साथ मंडली शब्द का प्रयोग जो है वो क्या है, अनुचित है। तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए डाकुओं का ग्रोह, डाकुओं का ग्रोह। अब ग्रोह पुल्लिंग है तो पूरा का पूरा वाक्य बदलेगा। डाकुओं का ग्रोह कल रात, कल रात इधर से ही गुजरा था, गुजरा था। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाक्य हमारा सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। इसमें दिया है कोई त्रुटि नहीं है। त्रुटि है क्या, त्रुटि है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो ए बी सी कहाँ पर त्रुटि है ये आपको बताना है। जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना, क्या इसमें मतलब त्रुटि है, ये मुझे बताइए। 34 में 35 में बताना है आपको। ठीक है, 35 का बताइए, पहले मैं तब देख लूँगी। दूसरा 36 भी पढ़ते हैं साथ में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं, हमारे से कोई काम नहीं होता, इसमें त्रुटि नहीं है या त्रुटि है? तो इसमें मैं बता देती हूँ पहले 36 का। तो हमारे से कोई काम नहीं तो क्या हो जाएगा, हमसे। क्या हमारे से नहीं, क्या हो जाएगा, हम से। हमसे कोई काम नहीं होता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बताओ 35 का क्या बताया है। 35 का बी कह रहे हैं। 35 का बी मैं नहीं आऊं, क्या गलती है, नहीं 35 का बी, हाँ मैं नहीं आऊं मैं, इसमें बताना है गलती बताइए। 35 का ए कह रहे हैं कुछ लोग। पहले मैंने आप लोगों से 35 पूछा है बेटा, 35 बता दो मुझे क्या गलती है। गलती क्या है, ए बी सी डी कहने से काम न चलेगा। ऐसे तो आप ए बी सी तीनों लगा दो, कोई ना कोई सा तो होगा ही, ठीक हो जाएगा, है ना। देखो ध्यान दो, जब तक, यहां पर क्या दिया है, जब तक, ये हमारा संकेतवाचक शब्द है। ठीक है, संकेतवाचक शब्द के साथ संकेतवाचक शब्द का जोड़ा होता है। तो जब तक मैं नहीं आऊं, कॉमा यहां पर आएगा, तब तक तुम दफ्तर बंद मत करना। तो गलती किस में है, सी में, यहां होनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम दफ्तर मत बंद करना, ये हमारा वाक्य यहाँ पर
मतलब इस तरह से हम इसको सही करेंगे। तो जो त्रुटि है वो किस में है? सी में है, 35 में। समझे? आगे तक बता देना। क्या करें? तब तक जाओ मत जाना। अच्छा, तब तक तुम दफ्तर मत जाना, ऐसे होगा? अरे बालको, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? तब तक मैं ना आऊं। अच्छा, मतलब मैं ना आऊं, नहीं की जगह आपने ना कर दिया। वाह बेटा वाह। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं और ना दोनों आ सकते हैं एक चीज के लिए, दोनों का मतलब एक ही होता है ना? संयुक्त वाचक है इसमें, समझ में आया? ओके, समझ में आई बात? मैंने आपसे पूछा पहले 35 बता देना, यहां से यहां तक बताना शुरू कर दिया। चलो आगे देखो, प्रश्न संख्या 37। दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करो। छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन ग्रंथ अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो किस में गलती होगी? अब बताओ 37 में। तो ध्यान देना, प्रदान नहीं किया जाएगा, भेंट किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा? भेंट। ठीक है, भेंट शब्द होगा, प्रदान नहीं होता है, भेंट हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो वाक्य है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसमें गलती है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है? दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। किसमें गलती है वो खोजना है आपको। वाक्य कह रहा है मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें आप समझ गए होंगे, हम पढ़ते समय ही समझ जाते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं। ठीक है, क्या हो जाएगा? मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य की जहाँ पे है वही हमारी त्रुटि है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, मनुष्य की। ठीक है, तो इस तरह से चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 हो जाएगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु के वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। इस वाक्य में क्या गलती है? बहुत हल्की सी, छोटी सी, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा, लेकिन है बहुत एकदम जबरदस्त मजेदार। यहां पर दिया हुआ है पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु का, के नहीं, का वाहन है। ठीक है, तो यहाँ पे के प्रयोग कर दिया, ये गलत है। और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं ना, एक वचन की बात कर रहे हैं, तो एक वचन रहेगा तो एक वचन आएगा। तो इसमें उत्तर क्या? भगवान विष्णु के वाहन। ठीक है, तो पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। इस तरह से आगे आएगा प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कहता है भारत के अनेकों राज्य है, रेखांकित शब्द में कौन से कारण से अशुद्धि है? रेखांकित शब्द क्या है इसमें? रेखांकित शब्द है अनेकों। ठीक है, शब्द क्या है? रेखांकित, अनेकों। भारत के अनेकों राज्य है, रेखांकित शब्द में कौन से कारण से अशुद्धि हुई है? सर्वनाम के कारण अशुद्धि है, क्रिया के कारण अशुद्धि है, वचन संबंधी गलती है, संज्ञा के कारण अशुद्धि है। ये बताना है आपको, क्या होगा? यहाँ पे क्या कह रहे हैं मैम? दोनों में का नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा? ये बताओ, दोनों में का क्यों नहीं कर सकते हैं? और क्या बोलेंगे? एक बार चलो उस वाक्य को देखते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताएंगे, क्या नहीं करेंगे? देखो ध्यान देना, जो इसमें त्रुटि है वो यही है, पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु का और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, ऐसे करेंगे हम? या हम ये कहेंगे कि पक्षीराज गरुण भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है? वाक्य
गलत तरीके से लिखा हुआ है पूरा का पूरा वाक्य। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, तो एक वाक्य इस तरह से सही रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जैसे हमने यहाँ पे लिया पक्षीराज गरुड़, तो जो गरुड़ है ना वो एक वचन है, ठीक है। अगर हम गरुड़ को बहुवचन में रखते हैं तो फिर हम इसमें और दूसरी गलती, मान लो कि हम अगर गरुड़ को यहाँ पर के भी कर दें, जैसे मान लो इसे हटा के हम ये कहें कि पक्षीराज गरुड़ कह दिया, तो हमने इसको भगवान की श्रेणी में मान लिया, तो बहुवचन हो जाएगा। तो फिर वाहन है होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, और लक्ष्मी के वाहन उल्लू हैं, ऐसे होना चाहिए। फिर क्यों, गरुड़ को तो आपने इज्जत दे दी, उल्लू को इज्जत नहीं दी, तो ऐसा नहीं है, दोनों जगह का प्रयोग होगा। ये आपको किसने कह दिया कि का प्रयोग दो जगह नहीं कर सकते? बेटा अगर ऐसा कोई पढ़ा रहा है तो वो गलत तरीके से पढ़ा रहा है, उसका मतलब उसे पता ही नहीं है। का प्रयोग का मतलब कब होता है, कहाँ होता है, किसके लिए होता है, ये पता है आपको? इस का प्रयोग होता है संबंध के लिए। इस वाहन से विष्णु का संबंध है, ये दिखाना है। अब ये वाहन अगर एक वचन है तो का प्रयोग होगा, अगर ये वाहन बहुवचन के लिए प्रयोग होता है तो के का प्रयोग होगा, अगर ये वाहन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता तो की होता। लेकिन यहाँ पर वाहन शब्द तो क्या होता है, पुल्लिंग एक वचन होता है। तो जब वाहन शब्द पुल्लिंग एक वचन है तो पुल्लिंग एक वचन का होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, का प्रयोग होगा। अच्छा, यही बोल रहा था मैं। ओके, तो आपका कहना ये था कि के स्थान पर क्या आएगा, का आएगा। चलो, मैंने समझा कि आप ये कह रहे हैं कि मैम वहाँ पे दोनों जगह का प्रयोग नहीं करेंगे। शायद हो सकता है मेरे समझने में गलती है। कहने का मतलब यह है कि हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ गई कि इस के का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। हम क्या करेंगे, का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक वचन है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आप लोग मत लिखा करो ना ऐसे चीजें जब लिखते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, कमेंट में मैं जल्दी में एक नजर में पढ़ती हूँ तो समझने में फेर हो सकता है। अब पता चले आप कुछ और पूछ रहे हो, मैं कुछ और कहना शुरू कर दिया मैंने, है ना। तो इसलिए ध्यान रखो, करो आप अपने दिमाग तक रखो। चलो बहुत बढ़िया। फिर कहेंगे मैम आप ही ने तो पूछा था, है ना। चलो, तो ये समझ में आया। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ समझ में आया, अब इसका बताओ। जो प्रश्न था क्या लिखा है आप लोगों ने, 40 का ए लिखा है, 40 से है ना, प्रश्न संख्या 40, 40 का ए, 40 का ए, 40 का सी, 40 का बी। वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया है तुम लोगों का हिसाब। ए बी सी डी सब डाल दो, कोई ना कोई सा तो होगा ही। अरे बालकों, आपको ये पता है ये अनेक शब्द जो दिया है, अनेकों दिया है, ये गलत है। ये क्या होगा, अनेक होगा। इसका शुद्ध रूप क्या है, अनेक। अनेक शब्द अपने आप में क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन स्वयं में होता है। तो हमें इसका अनेकों करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें प्रथम दृष्टि, तो इसमें वर्तनी की अशुद्धि है। किसकी, वर्तनी की अशुद्धि। लेकिन चारों में से किसी विकल्प में वर्तनी अशुद्धि विकल्प नहीं दिया है। तो अब फिर हम देखेंगे कि ये जो शब्द दिया है ये क्या है, यहाँ पर वचन के रूप को दिखा रहा है। तो इसीलिए वचन संबंधित गलती वाला विकल्प ही इसको हम लगाएंगे। क्या करेंगे फिर, वचन संबंधित गलती है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखा आप लोगों ने, वचन संबंधित, बिल्कुल बढ़िया। चलो आगे देखो, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला वाक्य हमें ज्ञात करना है, भाग ज्ञात करना है। किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबी, चौड़ी और मोटाई का गुणा कर देना चाहिए। अब इसमें क्या गलती है ये बताना है, वाक्य में क्या गलती है, कहाँ पर गलती हुई है। अच्छा, ये वाले वाक्य जो है ये बता रहे हैं कि गलती तो हुई है, अब आपको खोजना है गलती कहाँ हुई है। इनमें से ये भी नहीं कर सकते कि कोई त्रुटि नहीं है, तो आप खोजिए कि गलती कहाँ हुई है। तो जब हम पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए उसकी लंबाई, चौड़ाई
और मोटाई का प्रयोग किया जाता है, तो लंबी चौड़ी लिखा हुआ है तो इसी में अशुद्धि है। तो यही हमारी गलती, क्या होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई। ठीक है, तो जहां पे लिखा है कहाँ लंबी चौड़ी और मोटाई, यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा, यहीं पे अशुद्धि है। ठीक है, आगे देखो, चलो मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे जब आप पढ़ेंगे। इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, क्या आना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से ये सही होगा, इनमें अशुद्धि है, ये गलत हो गया, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कहता है हमारा, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि त्रुटि है, ये बताना है, किस भाग में त्रुटि है दिए गए वाक्य में। उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता थी। ठीक है, तो घनिष्ठ मित्रता थी, ये आपको बताना है। तो ये तो आप देखते ही बता दोगे, इतने होशियार बच्चे तो आप हो ही, कि उनकी आपस में घनिष्ठ मित्रता नहीं मित्रता, क्या हो जाएगा, मित्रता। मैत्रता क्या होता है, मित्रता होता है। ठीक है, तो मैत्रता थी ये लिखा है, ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। आगे दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य है, रविता हिंदी की शोधार्थनी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो शोधार्थनी लिखा हुआ है, शोधार्थनी, शोधार्थनी, इसी में गलती है, शोधार्थी होगा। ठीक है, शोधार्थिनी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रविता। वाक्य क्या हो जाएगा, रविता ने तो नाम है, इसका तो नाम तो कुछ भी हो सकता है। रविता हिंदी की हिंदी की शोधार्थी, शोधार्थी। ठीक है, तो शोधार्थी हो जाएगा इसमें, ये हमारा सही हो जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, शोधकर्ता। ठीक है, चलो आगे दिया है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला बनी रही। इस वाक्य में क्या अशुद्धि है, तो वर्तनी संबंधित अशुद्धि है भाई इसमें, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला, आग का गोला बनी रही। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया है, पाखंड व दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। इसमें क्या हो जाएगा, अब बहुत आसान है, आपको पता है पाखंड और दिखावा दोनों क्या हो गए, पुल्लिंग हो गए। ठीक है, बहुवचन हो गए। ठीक है, दो करता, एक तरह से दो आए, पाखंड और दिखावा, दोनों चीजें दो हो गए, बहुवचन हो गए और पुल्लिंग हो गए। तो क्रिया जो आई है अभिन्न अंग बन गई है, ये क्रिया हमारी जो है इसमें गलती है, बन गई है नहीं, बन गए हैं, गए हैं बहुवचन आएगा। तो फिर इसमें जो हमारा उत्तर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46, अशुद्ध वाक्य, कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों ज्यों त्यों अपनाया है। अब देखो वाक्य जो है पूरा ही वाक्य लगभग गलत हो गया है, कैसे करेंगे, कुछ प्रचलित, कुछ प्रचलित बैंकिंग, कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को, कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों
अपनाया, अपनाया गया है, अपनाया गया है। वाक्य का भाव भी पूरा करेंगे। सहायक क्रिया अगर कभी हम हटा देते तो वाक्य का भाव पूरा होने में दिक्कत हो जाती है, तो वाक्य का भाव पूरा करते हुए हम इसको करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे है प्रश्न संख्या हमारा 47। प्रश्न संख्या 47 हो गया। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनना है। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए, तो यहाँ पर दिया है हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट न करना चाहिए। तो इसमें जो गलती है वो आप समझ गए होंगे कि धन नष्ट नहीं, धन नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं का प्रयोग होगा इसमें। हमें भोग विलास के लिए धन नष्ट नहीं करना चाहिए। वाक्य में नहीं आएगा इसमें, या हमें भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए, ये होगा। हमें भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए, भोग विलास के लिए उद्देश्य। तो हाँ, इसमें नहीं 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 और न का प्रयोग तो आराम से हो सकता है एक दूसरे के स्थान पर। इसमें हमें ध्यान देना, हमें भोग विलास के लिए जो है ना ये गलत है, हमें भोग विलास में आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? हमें भोग विलास में धन नष्ट न करना चाहिए। धन नष्ट नहीं करना भी होता तो ज़्यादा सही होता, बट न करना चाहिए उससे पहले ना ये है हमें भोग विलास में धन नष्ट नहीं करना चाहिए। के लिए नहीं है, क्योंकि हम भोग विलास कोई दूसरी चीज नहीं है। भोग विलास क्या है? जो हम अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, तो इसलिए में का प्रयोग आएगा, क्योंकि वो आधार है, आधार को दिखाता है। तो इसमें अगर आपसे ये पूछे कोई कि किससे संबंधित गलती है, तो इसमें आ जाएगी आपकी कारक संबंधित गलती आ जाएगी, कारक संबंधी गलती। ठीक है, तो ये कारक संबंधित गलती है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में लिखना है कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठाना होगा। ये बताओ, पर नहीं होगा, भोग विलास पर नहीं, पर से ज्यादा अच्छा है भोग विलास में, क्योंकि हम ये जैसे कहेंगे, जैसे शब्द है हमारा, ये ध्यान देना इसमें। अगर हम इसे लिखें कि हमें भोग विलास पर धन न खर्च करना चाहिए, तो भोग विलास में, पर नहीं आएगा, में ही आएगा। पर उस पे आता है, पर का प्रयोग वहां होगा जहां हम उसके ऊपर दिखाएं। जैसे इसमें भी आप एक चीज को समझ लेना कि में का प्रयोग होता है वहां पर जहां ये तीन ओर से घिरा हुआ होता है। तो जब हम भोग विलास की बात करते हैं या किसी भी चीज की, तो वो अंदर के भाग को दर्शाता है, और पर का प्रयोग वहां होता है जो चारों ओर से खुला हुआ होता है। तो इसलिए भोग विलास पर नहीं, भोग विलास में आएगा। पर भी अगर आता है तो वो भी अशुद्धि होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे आएगा आपका कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठाना होगा। तो क्या होगा इसमें? अशुद्धि क्या हो गई? आपको पता है आवाज शब्द है, आवाज स्त्रीलिंग आएगा तो उठाना होगा, ये गलत है। तो कैसे सही करेंगे इसको? शुद्ध क्या करेंगे? कभी न कभी, कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगी, उठानी होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। हमें ध्यान रखना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। ठीक है, आगे आता है हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 होगा। दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनेंगे। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, इनमें बताना है केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं या इनमें गलती क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखो गलती क्या हुई है इसमें,
केवल यहां नहीं, यहां केवल क्या होना चाहिए, यहां केवल 2 पुस्तकें रखी हैं, तो ए में अशुद्धि है, तो ये हमारा मतलब यहाँ पे ये गलती है, तो इसका उत्तर जो है हमारा ए हो जाएगा। यहाँ केवल 2 पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 50। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि दी हुई है, वो बतानी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ होने की साथ साथ साहित्यकार भी थे। तो यहाँ पर क्या अशुद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजनीतिज्ञ होने की साथ साथ साहित्यकार भी थे। तो इसमें आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ आपको समझ में आएगा, राजनीतिज्ञ होने की नहीं, होने के साथ साथ साहित्यकार भी थे। ठीक है, तो जहां पर भी ये की आ रहा है वहां पे अशुद्धि है, सी आ गया इसका मतलब उत्तर। क्या लगाया आप लोगों ने? 50 का सी, बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे देखो, अगला आता है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कहता है, दिए गए वाक्यांश के किस भाग में त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। दिया है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, बताना है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी नहीं की, क्या आ जाएगा? की। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, क्या हो जाएगा? सी। इसका उत्तर हो गया सी। आगे बढ़ता है अगला पॉइंट, प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 दिया है, अशुद्ध वाक्य, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ठीक है, तो इसमें इसको शुद्ध करके लिखना है, इसमें क्या अशुद्धि है। तो देखो ध्यान देना, हल्की सी हवा नहीं होती, तो हवा का विशेषण हल्की सी नहीं होगा, तो क्या है वो? झोंके के लिए है। तो वो किसके लिए है? झोंके के लिए। तो हल्की सी हवा का नहीं, तो क्या होगा? वो झोंके के लिए प्रयोग होगा, तो हल्की सी नहीं होगा, क्या होगा? कैसे बनेगा? इतने में हवा का, सॉरी, इतने में हवा का हल्का सा, इतने में हवा का हल्का सा झोंका, इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, इस तरह से, क्योंकि जो वो हल्का सा है वो किसके लिए? झोंके के हिसाब से है, ना कि वो हवा के लिए है। ठीक है, हवा तो वैसे ही है, हवा हल्की और भारी थोड़ी ना होगी। झोंका हल्का या भारी हो सकता है, कि बहुत तेज झोंका था या हल्का झोंका था। ठीक है, इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, तो प्रश्न अब समाप्त हो गए आपके। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो नोटबुक मैंने अभी आपको करवाया, ठीक है, तो हाँ, हल्का सा और बिल्कुल क्रम भी याद रखना है। अगर ऐसे हो जाए ना, हल्का सा हवा का झोंका, तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसे हो ना, इतने में हल्का सा हवा का झोंका आया, तो भी वाक्य गलत है, क्योंकि ये हल्का सा जो है वो झोंका का विशेषण है। तो इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, ऐसे लिखना है। हम कभी कभी आगे पीछे लिखे रहते हैं ना शब्दों को, तो भी हम समझ नहीं पाते कि ये किसके लिए है, और किस तरह से हम वहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध कर देते हैं। तो बहुत थोड़े बारीकी से हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैम एक बार फिर से बता दीजिए, किस चीज़ को फिर से बताना है? इस वाले पॉइंट को। देखो, इस वाले पॉइंट को मैं फिर से बता देती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये यहाँ पर हल्का सा जो है वो हवा के लिए नहीं है, वो किसके लिए? झोंका के लिए है। अब झोंका के लिए क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। तो विशेषण सदैव अपने विशेष्य के आगे ही लगेगा, जहाँ उसका विशेष्य है।
तो यहाँ पर झोंका, कैसा झोंका? हल्का सा। और किसका? हवा का। ठीक है, तब वो हवा का आया है, हवा से संबंध है उसका, तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा झोंका, वो झोंका का विशेषण है, इसलिए आएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो आज हम लोगों ने ये अभ्यास किया यहाँ पर वाक्य शुद्धिकरण का। तो अब ध्यान देना कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो यहाँ से ही आने वाले हैं, यहाँ तक ही रहेगा। इसमें रस, छंद, अलंकार ये सब चीजें नहीं आता है, ठीक है, ना ही इसमें साहित्यकार और रचनाएं ये सब नहीं पूछा जाता उसमें। तो अब क्या होगा, अब हमारी जो क्लास आगे होगी वो हमारी क्लास होगी कि प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन जैसे आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आ रहे हैं, एक रेखांकित देके कि इस शब्द के स्थान पर और कौन सा आएगा इनमें से, तो उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो प्रतिस्थापन क्या होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको एक दिन समझाऊंगी। गद्यांश आप कैसे हल करेंगे, किस तरह के गद्यांश आ सकते हैं, किस तरह के आने की संभावना बनी हुई है, वो सारी चीज़ मैं आपको समझाऊंगी। रिक्त स्थान जो होते हैं वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको समझाऊंगी। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमारे यहाँ पे वाक्य शुद्धिकरण ये समाप्त हो गया, जो वाक्य शुद्धिकरण का था। अब कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो गद्यांश होगा, ठीक है। कल हम गद्यांश समझेंगे, क्योंकि हमारा 5 प्रश्न का गद्यांश इसमें आ रहा है। 20 में से 5 प्रश्न हमारे गद्यांश के हैं, तो गद्यांश हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसी को हम समझेंगे कल की क्लास में, ठीक है। और शब्दावली तो आप लोगों के साथ में ही है, साथ साथ कराऊंगी। आज तो शब्दावली नहीं करा रही हूँ, क्योंकि आज तो हमारा इतना टाइम हो गया, हमें आज शुद्धि करनी थी, और शब्दावली इसके बाद कराऊंगी फिर, ठीक है। आगे जो हमारे टॉपिक रहेंगे उनके साथ। और शब्दावली को मत कहा करो मुझसे बार बार, मैं फिर बता दे रही हूँ, शब्दावली करनी आप लोगों को ही है। मैं तो यहाँ पे खड़े होकर बस बोल दूंगी, पढ़ दूंगी, मेरे पढ़ देने से आपको याद थोड़ी ना होगा, वो तो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी, समझ गए ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।